हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए और मैं हूं सीए आशीष गुप्ता। और इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है एडजस्टमेंट्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइनल अकाउंट्स के सारे एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो जनरली आपको फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनल अकाउंट्स में होता क्या है। तो जनरली फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले चीज़ होती है कि जनरली फाइनल अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें दी जाती है। सबसे पहला होता है कि क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, एज ऑन द ईयर एंड आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। सेकेंड चीज़ होता है आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं। सेकेंड चीज़ होगा आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए होंगे और इनके बेसिस पे आपको क्या बोला जाता है कि आपको फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करना होता है। और जनरली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ बनाते हैं, जनरली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहला चीज़ बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो जनरली हमको ये तीन चीज़ें बनानी होती है फाइनल अकाउंट्स में। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और जनरली आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली हम लोग एक ही कंसीडर करते हैं। तो ये जनरली ये तीन चीज़ें बनानी होती है आपको। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले बात आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया होगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिए गए होंगे और उसके बेसिस पे आपको आपके सोल्यूशन में आपको यहाँ पे तीन चीज़ें बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये जनरली बेसिकली आपके फाइनल अकाउंट्स में ऐसा होता है, आपको क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दिए गए होंगी और उसके बेसिस पे आपको फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करना होता है। फिलहाल के लिए आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे कि सारे एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट्स में आते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर का पर्पस यही है कि हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स के सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग डिटेल में कवर करें। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पे जाने के पहले सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को शुरुआत करने के पहले हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझे एडजस्टमेंट्स का मतलब, तो अगर सबसे आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ, सबसे सिंपल लैंग्वेज में, तो एडजस्टमेंट्स मतलब क्या होता है, ये बेसिकली अनरिकॉर्डेड एंट्रीज होती है जिसका इफेक्ट्स अभी तक हमने अपने बुक्स में नहीं दिया गया है। तो एडजस्टमेंट्स मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट्स मतलब सिंपल आपको ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन्स, वो सारे एंट्रीज जिसका अभी तक हमने हमारे बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की है, जिसका हमने अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं दिया है। तो अगर मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो एडजस्टमेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं अनरिकॉर्डेड एंट्रीज विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो जनरली आपका ये जो ऊपर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये जो आपको ट्रायल बैलेंस साल के एंड का ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, उसमें इस एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट नहीं कंसीडर हुआ होगा। इसके लिए जनरली हम लोग इसके लिए जनरली आपको क्वेश्चन में अलग से एडजस्टमेंट दिए गए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, ये अनरिकॉर्डेड एंट्रीज होते हैं जिसका इफेक्ट हमने अभी तक बुक्स में नहीं दिया है। तो ये हमने समझ लिया। सबसे पहले बात, मीनिंग क्या होता है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट मतलब आपको सिंपल समझना है, वो सारे ट्रांजेक्शन जिसका अभी तक हमने हमारे बुक्स में इफेक्ट नहीं दिया है, या तो आप सोच सकते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन जो अभी तक हमारे ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट नहीं आया है। तो ये हमने सबसे पहले समझ लिया मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इनके इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इफेक्ट्स। तो जनरली जैसा हमने समझा कि एडजस्टमेंट्स होते क्या है, एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली अनरिकॉर्डेड एंट्रीज एट द ईयर एंड। तो अभी तक इनके हमने इफेक्ट्स हमारे बुक्स में नहीं दिए। तो जनरली जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को हमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है, तो उस केस में हमने देखा है जनरली जब कभी भी कोई नया ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस केस में जनरली दो इफेक्ट आता है। सबसे पहला इफेक्ट होगा डेबिट इफेक्ट और दूसरा होगा क्रेडिट इफेक्ट। तो जनरली जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनके जनरली दो इफेक्ट्स होंगे। जो एडजस्टमेंट्स है, सबसे पहला आपको याद रखना, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होंगे। एक इफेक्ट होगा डेबिट इफेक्ट, दूसरा होगा क्रेडिट इफेक्ट।
तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी एडजस्टमेंट्स आपको दिए गए होंगे क्वेश्चन में उसके दो इफेक्ट्स होंगे। तो जितने भी एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे उनके दो इफेक्ट्स होंगे ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट्स का थंब रूल है, जितने भी एडजस्टमेंट्स है उनके दो इफेक्ट्स होंगे, एक होगा डेबिट इफेक्ट और दूसरा होगा क्रेडिट इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझी, सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट्स का मीनिंग समझा, दूसरा हमने समझा कि जनरली जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके दो इफेक्ट होंगे, क्योंकि जब भी हम उस ट्रांजेक्शंस को बुक्स में लाएंगे तो उसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं जनरली एडजस्टमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। जनरली एडजस्टमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? तो जनरली एडजस्टमेंट्स दो तरीके के होते हैं। आपको क्वेश्चन में दो तरीके के एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, एक होंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट्स, जिसे हम लोग या तो आप बोल सकते हो गिवन एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हो, और दूसरा होगा हिडन एडजस्टमेंट्स। तो यहां पे जनरली एडजस्टमेंट दो टाइप के होंगे। सबसे पहला होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो जनरली आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे, जिसे हम लोग गिवन एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरा होगा हिडन एडजस्टमेंट्स। हिडन एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन में कहीं सेपरेटली नहीं दिया गया होगा, ये कहीं ना कहीं आपके ट्रायल बैलेंस में कोई लाइन आइटम के साथ में छोटा सा एक नोट दे दिया गया होगा, या तो अलग से ब्रैकेट में कोई कमेंट डाल दिया गया होगा। तो ये हिडन एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, वो एडजस्टमेंट जो आपको अलग से नहीं दिए गए होंगे, या आपको सेपरेटली नहीं दिए गए होंगे, नॉट गिवन सेपरेटली इन क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरली एडजस्टमेंट दो किस्म के होंगे, एक होगा जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, जिसे हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट या तो गिवन एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हो। दूसरा होगा हिडन एडजस्टमेंट, जो जनरली आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। तो ये जनरली अभी हमने समझा कि एडजस्टमेंट्स कितने टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें कवर कर ली, सबसे पहला मीनिंग देख लिया, इफेक्ट देख लिया, और एडजस्टमेंट्स कितने टाइप के आएंगे क्वेश्चन में वो हमने देख लिए। तो अभी हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स के ऊपर। अभी हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जनरली आपको फाइनल अकाउंट्स का सम कैसा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पेज नंबर 24 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा एट द ईयर एंड। जो भी ईयर एंड होगा उसका आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, जिसमें जनरली आपका दो बैलेंसेस आ जाता है। यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंसेस होगा और एक तरफ होगा आपका क्रेडिट बैलेंसेस, और साथ में ही आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए होंगे ईयर एंड के, और इनके बेसिस पे आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करने बोला गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, एडजस्टमेंट्स दो किस्म के होंगे। ये जो एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये आपके नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हो गए, या तो आप गिवन एडजस्टमेंट्स बोल सकते हो इसे। दूसरा कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे जो आपको क्वेश्चन में नहीं दिए गए होंगे सेपरेटली। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस में एक आइटम आया है एडवर्टाइजमेंट का, जिसके ब्रैकेट में कुछ यहाँ पे उन्होंने रिमार्क लिखा है, पेड फॉर 12 मंथ्स। तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप ऑफ हिडन एडजस्टमेंट हो गया है। तो ये क्या हो गया, एक हिडन एडजस्टमेंट्स। तो जनरली इस तरीके के जनरली एडजस्टमेंट्स आते हैं आपको फाइनल अकाउंट्स के सम में। ये जो आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे ट्रायल बैलेंस के नीचे, ये आपके गिवन एडजस्टमेंट्स हो गए। दूसरा, आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ही कहीं ना कहीं कोई छोटा सा एक नोट दे दिया गया होगा किसी लाइन आइटम के बाजू में, वो हो जाते हैं आपके हिडन एडजस्टमेंट्स। तो जनरली इस तरीके का आपका क्वेश्चन आता है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं फटाक से आपके एडजस्टमेंट्स के ऊपर, और फटाफट हम लोग एडजस्टमेंट्स कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 19 पे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिया गया है। ये आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आपका टेक्स्ट बुक है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आ गए पेज नंबर 19 पे। जैसा मैंने आपको बताया था, दो टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये पहला आपका जो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, दूसरा होगा आपका यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे आपको यहाँ पे कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स दिए, 7 टाइप्स ऑफ हिडन एडजस्टमेंट्स। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग ये नॉर्मल एडजस्टमेंट्स कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिडन एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल कुछ 22 के आसपास आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट्स को समझेंगे कि कैसे हम लोग एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स के बाजू में कुछ स्टार मार्क किया है। तो जनरली ये स्टार मार्क क्यों किया मैंने, क्योंकि जनरली जो आपके ये जितने भी लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है, कुछ 22 लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है, इसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स है जो जनरली एटलीस्ट एग्जाम में आते ही है। तो ये स्टार मार्क वाले जो भी एडजस्टमेंट्स है, ये बेसिकली वो एडजस्टमेंट जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, या तो आप बोल सकते हो एटलीस्ट 80 to 90% सम्स में ये सारे एडजस्टमेंट ही रिपीट होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको सेग्रीगेट करने के लिए ये सारे एडजस्टमेंट्स को अलग से मार्क कर दिया है, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट्स अच्छे से ध्यान में रखना है।
तो अभी हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट समझने को ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे एडजस्टमेंट्स को थोड़ा बाइफर्केट कर दिया है अपने थोड़े डिफरेंट वे में। सिमिलर आपके टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट है, बट द थिंग इज़ दैट मैंने यहाँ पे थोड़ा इसे सेग्रीगेट कर दिया है अलग, थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था जो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किए, सबसे पहले हम लोग वो एडजस्टमेंट्स देखेंगे। फिर उसके बाद जो आपके बाकी के एडजस्टमेंट बच जाते हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं आपके फिर से यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों एडजस्टमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैंने ले लिया है जो जनरली आपके क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द केसेस आते ही है। दूसरा आपके जो लीस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है उसको मैंने अलग से यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना कि कौन से एडजस्टमेंट्स हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ही एडजस्टमेंट जो आपको जनरली हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वो होगा सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला ही एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि आपको सभी लोगों को पता होगा, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, साल के एंड में जो भी हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो भी साल के एंड में हमारे बिजनेस में स्टॉक बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के सबसे पहले हम लोग इफेक्ट्स देख लेते हैं कि दो इफेक्ट्स क्या आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सभी एडजस्टमेंट्स के आपको थंब रूल याद रखना है कि दो इफेक्ट्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दो इफेक्ट्स हैं, सबसे पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट। और जनरली जो आपके इफेक्ट्स है, जनरली क्या होता है कि आपका जो पहला इफेक्ट है वो जनरली आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, दूसरा इफेक्ट जनरली आपका बैलेंस शीट में जाता है। तो ये आपको जनरली आपको ध्यान रखना है कि एक इफेक्ट तो आपके पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा, दूसरा इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये आपको थंब रूल याद रखना है कि एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होंगे और दूसरा चीज कि एक तो एक इफेक्ट आपका ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा, दूसरा इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में जाएगा। अभी हम आ जाते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट जनरली होता है ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और दूसरा इफेक्ट जो इसका होगा वो होगा बैलेंस शीट असेट साइड। तो अभी हम लोग इसे पोस्टिंग करके समझते हैं कि कैसे हम लोग इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी बना लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें पहला जो सेक्शन है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे लिखना होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना होता है। जनरली हम लोग क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है यहाँ पे आपका जो भी स्टॉक रिलेटेड जो भी मूवमेंट होता है वो सारा चीज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप जब भी आपने स्टार्ट किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में तो यहाँ पे आपका जो ओपनिंग स्टॉक आया होगा, ओपनिंग स्टॉक जो भी आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होगा, उसी तरीके से जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो आपके साल के एंड में बच जाता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाता है। दूसरा इफेक्ट अभी हम बात करते हैं दूसरा इफेक्ट ये आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड इफेक्ट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक और जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसमें एक और चीज ध्यान देनी है क्लोजिंग स्टॉक में जनरली क्वेश्चन में कभी कभी आपको दो वैल्यू दी गई होगी, एक तो कॉस्ट दिया गया होगा और एक मार्केट वैल्यू या तो एनआरवी दिया गया होगा। और जनरली क्लोजिंग स्टॉक आपको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। सपोज एग्जांपल में कॉस्ट दिया गया है 50,000 और एनआरवी सपोज दिया है मार्केट वैल्यू, जिसे हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं, वो दिया है 45,000। तो आप क्या करोगे, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो दोनों में से जो सबसे लेस फिगर है 45,000 वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो ये हमने सबसे पहला एडजस्टमेंट लेके समझा कि कैसे हम लोग इसके इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक का हमने इफेक्ट देख लिया, कैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में आ जाते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसे हम लोग अनपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस। अभी हम लोग समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। तो सबसे इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जिसका अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, या तो आप समझ सकते हो साल के एंड में जो भी आपके खर्चे थे जिसका आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो सारे एक्सपेंसेस जो अनपेड है उसी को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमने समझ लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अनपेड एक्सपेंसेस हो गए। फिर अभी हम लोग बात करते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में, हम लोग क्या इसके दो इफेक्ट्स देंगे। तो सबसे पहला है कि क्योंकि ये एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है,
तो एक्सपेंस है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो कोई भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो उस केस में हम लोग कहाँ पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस के सारे खर्चे P&L के डेबिट साइड में जाते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि जैसे नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सबसे पहला इफेक्ट होगा ये आपका P&L के डेबिट साइड में जाएगा। दूसरा इफेक्ट होगा क्योंकि ये हमारे लिए अनपेड एक्सपेंसेस है, ये अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसका पेमेंट अभी भी हम लोग को करना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक लायबिलिटी हो गया। तो इसके लिए नेक्स्ट इफेक्ट होता है लायबिलिटी साइड में जाता है बैलेंस शीट के। तो सबसे पहला इफेक्ट होगा ये क्या करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसे रिकॉर्ड करोगे और जो भी वो पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के हेड में आपको इसको ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए सैलरी है, तो अगर सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो भी होगा उसको आपको सैलरी में ऐड कर देना है। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो उसको आपको आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड कर देना है P&L के डेबिट साइड में। तो जो भी टाइप का एक्सपेंस होगा उस पर्टिकुलर हेड में उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने समझा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सबसे पहला इफेक्ट होगा कि ये P&L के डेबिट साइड में जाएगा, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उसमें आपको उसको ऐड कर देना है। और सेकंड होगा क्योंकि ये लायबिलिटी है, अभी तक हमने इसे पेमेंट नहीं किया, अभी तक हमें इसे पे करना है, तो सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और यहाँ पे आप एक और चीज समझ सकते हो कि अगर आपको सपोज इफेक्ट्स नहीं समझ में आए तो सिंपल आप सोचिए कि उस ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री क्या होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहला होगा क्योंकि एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारा लायबिलिटी। तो पहला इफेक्ट P&L में चला गया, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में चला गया। सिंपल, आपको लॉजिकली सब चीजें समझना है, कोई भी चीज यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है। जनरली मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ये जो इफेक्ट्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के उसको लोग मगअप करते हैं, रट्टा मारते हैं। यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सभी चीजें समझ के करना है। अगर आपको इफेक्ट्स नहीं समझ आया तो आप लॉजिकली उस एडजस्टमेंट्स का जर्नल एंट्री सोचिए कि अगर उस एडजस्टमेंट को मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेम उसी का इफेक्ट्स आपके बुक्स में आ जाएगा, उसी का दोनों इफेक्ट्स आपके बुक्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अभी हम लोग समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। तो जनरली प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जिसकी आपने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, ये जनरली आपने किसी एक्सपेंस को ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दिया है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आपने अपने कॉलेज की 3 साल की फीस ऑलरेडी एडवांस में आज के डेट में भर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया वो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री का रेंट है, 3 साल का फैक्ट्री का रेंट आपने आज के डेट में ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया, तो वो भी क्या हो गया, आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इफेक्ट्स के बारे में समझते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम लोग नॉर्मली बुक्स में क्या इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जाता है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उसमें से आपको ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका फ्यूचर का एक्सपेंस आपने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दिया है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं। क्योंकि P&L में आपका खाली करंट ईयर का एक्सपेंस जाता है, ना कि आपके फ्यूचर के एक्सपेंसेस जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के प्रोपोर्शन को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके लिए पहला इफेक्ट ही हो जाता है जिसमें हम लोग उस एक्सपेंस में से उस प्रीपेड अमाउंट को लेस कर देते हैं। दूसरा इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा इफेक्ट जनरली क्या होता है, दूसरा इफेक्ट्स ये आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आपका एक असेट है, क्योंकि आपने किसी चीज का ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो आपके लिए क्या हो जाता है, वो एक असेट हो जाता है। इसके लिए नॉर्मली हम लोग नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस शीट असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने थर्ड एडजस्टमेंट देख लिया। फिर अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन। और ये जनरली डेप्रिसिएशन आपको हर क्वेश्चन में जनरली देखने को मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपको आएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन का नॉर्मली क्या हम लोग इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जनरली डेप्रिसिएशन, सबसे पहले बात क्या है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है। क्योंकि जब कभी भी कोई असेट की वैल्यू गिरती है तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसके लिए पहला इफेक्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, P&L के डेबिट साइड में जाता है। इसके लिए पहला इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, P&L के डेबिट साइड में जाएगा। दूसरा इफेक्ट बात करते हैं, दूसरा इफेक्ट क्या होगा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जो भी असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हुए उस पर्टिकुलर असेट में से आपको उतना अमाउंट माइनस कर देना है। तो सेकंड इफेक्ट होगा कि जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर असेट में से उतना अमाउंट लेस कर देना है बैलेंस शीट में। तो ये दो इफेक्ट्स हो जाते हैं डेप्रिसिएशन के। पहला इफेक्ट होगा P&L के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट उस पर्टिकुलर असेट्स में से आपको उतना डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। तो ये हमने दो इफेक्ट्स देख लिया डेप्रिसिएशन का।
फिर अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है बैड डेब्ट्स और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ये दो एडजस्टमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बैड डेब्ट्स के बारे में। बैड डेब्ट्स, सबसे पहले तो मतलब समझते हैं बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो अभी आपको नहीं मिलने वाला है, जो पैसा आपको मिलना था वो पैसा अभी आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब आपका जो भी नुकसान हो गया, जो भी पैसा आपका चला गया बिजनेस में, जो अभी आपको नहीं मिलेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब सिंपल आपको समझना है, जो भी पैसा आपको डेटर से लेना था वो अभी आपको नहीं मिल रहा है, वो अमाउंट को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो अभी हम लोग समझते हैं बैड डेब्ट्स का इफेक्ट्स क्या होता है। जनरली बैड डेब्ट्स के क्या दो इफेक्ट्स आएंगे। तो सबसे पहली बात, बैड डेब्ट्स क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस है। हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। और जनरली जो भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसके लिए पीएनएल के डेबिट साइड में आपका सारा एक्सपेंसेस और लॉसेस जाता है। तो ये आपका बैड डेब्ट्स क्या है, लॉस है, एक टाइप का लॉस है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला इफेक्ट जाएगा आपके पीएनएल के डेबिट साइड में। तो पहला इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना है। और बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट इफेक्ट होगा जो भी आपका डेटर्स है उसमें से आपको बैड डेब्ट्स का अमाउंट माइनस कर देना है, लेस कर देना है। तो नेक्स्ट इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमने दोनों इफेक्ट समझ लिया। सबसे पहला होगा पीएनएल का डेबिट होगा, और दूसरा इफेक्ट होगा जो भी डेटर्स है उसमें से आपको उतना अमाउंट माइनस कर देना है। क्योंकि जाहिर सी बात है उतना अमाउंट अभी आपको नहीं मिलने वाला है, वो पैसा आपका डूब गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स में से उतना अमाउंट लेस कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया बैड डेब्ट्स का दोनों इफेक्ट्स। फिर उसके बाद अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, जो कि है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरडीडी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, आरडीडी का मतलब क्या होता है। तो जनरली सपोज कीजिए आपने किसी कस्टमर को माल बेचा है और आपको उस कस्टमर से सपोज कीजिए 1000 रुपये लेना है। तो बट क्या हो गया, 31 मार्च को आपको लगता है, जो कि आपका ईयर एंड है, 31 मार्च को आपको लगता है कि सपोज कीजिए आपको उस कस्टमर से 1000 रुपये लेना था, बट आपको लगता है आपको उस कस्टमर से 1000 नहीं बल्कि सिर्फ 500 रुपया ही मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है, 500 रुपया आपको उस कस्टमर से नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मन में एक डाउट है कि मुझे इतना पैसा तो कस्टमर से नहीं मिलेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब वो अमाउंट जिसको लेके आपको एक मन में डाउट है कि वो पैसा मुझे अभी नहीं मिलने वाला है, जो मुझे मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पे हम लोग अनसर्टन है उस अमाउंट को लेके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आरडीडी, या तो आप बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पे आपको दोनों बैड डेब्ट्स और आरडीडी में फर्क समझना है। बैड डेब्ट्स मतलब वो अमाउंट जो आप कंफर्म हो कि ये पैसा तो मुझे नहीं मिलने वाला है, ये पैसा मेरा डूब गया। जबकि जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है, यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि हाँ ये पैसा मुझे नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बैड डेब्ट्स और आरडीडी में क्या फर्क होता है। बैड डेब्ट्स मतलब वो पैसा जो आप सर्टन हो कि भाई ये पैसा मुझे नहीं मिलने वाला है और मैं श्योर हूँ ये पैसा मेरा डूब जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। और बल्कि जो आरडीडी होता है, डाउटफुल डेब्ट्स, वहाँ पे क्या होता है, आपको एक मन में डाउट होता है कि ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स। मुझे मन में डाउट है कि ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, हो सकता है ये पैसा आपको मिल भी जाए, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डाउटफुल डेब्ट्स। अभी हम लोग बात करते हैं डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के इफेक्ट्स के बारे में। तो जनरली बैड डेब्ट्स की तरह इसका भी सेम इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट जाता है आपका पीएनएल के डेबिट साइड में। दूसरा इफेक्ट होता है कि आपको जो भी सन्ड्री डेटर्स है उसमें से उतना अमाउंट आपको लेस कर देना है। तो सेम दोनों बैड डेब्ट्स और आपके आरडीडी के दोनों इफेक्ट्स जनरली सेम होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है बैड डेब्ट्स और आरडीडी में। तो जनरली इस तरीके से नॉर्मली हम लोग बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसे हम लोग आरडीडी भी बोलते हैं, इसका हम लोग नॉर्मली इफेक्ट्स देते हैं। और जनरली दोनों का इफेक्ट जनरली सेम होगा। पहला इफेक्ट आपका पीएनएल में जाएगा और दूसरा इफेक्ट आपका डेटर्स में से आपको लेस कर देना होगा। तो दो इफेक्ट्स आपको ध्यान देना है, पीएनएल में डेबिट करना है और दूसरा डेटर्स में से लेस करना है। फिर अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, जो कि है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दिया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले बात तो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है। तो जनरली सबसे पहला इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जहाँ पे हम लोग पीएनएल को डेबिट करेंगे। तो पहला इफेक्ट जाएगा पीएनएल में, जहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी आपका डिस्काउंट अलाउड होगा उसमें आपको क्या करना होगा, इसको ये फिगर को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें, सेकंड इफेक्ट की, सेकंड इफेक्ट होगा कि आपको इसको डेटर्स में से लेस कर देना है। बैलेंस शीट में जो डेटर्स है उसमें से लेस कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसको डिस्काउंट दे रहे हो, डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हो।
तो आपको डेटर्स में से उतना अमाउंट लेस करना होगा, क्योंकि उतना पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको सेकंड इफेक्ट आपका डेटर्स में से उतना अमाउंट लेस हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया नेक्स्ट एडजस्टमेंट। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। तो ये एडजस्टमेंट आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, ये दोनों एडजस्टमेंट को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला होता है कि इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, और दूसरा है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। तो इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं कि नॉर्मली ये कैसे हम लोग इसके इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी फैक्ट्री में 31 मार्च को गुड्स पड़ा है जिसकी वैल्यू 10,000 है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा एग्जांपल लिया है। अज्यूम कीजिए कि आपके फैक्ट्री में 31 मार्च को, जो कि ईयर एंड पे गुड्स पड़ा है 10,000 रुपये का, और ये जो भी गुड्स है इसके आपने इंश्योरेंस लेके रखी है। ये क्या है, ये गुड्स को आपने इंश्योर करके रखा है। इंश्योर मतलब कि आपने इंश्योरेंस कंपनी से इस गुड्स का इंश्योरेंस लेके रखा है कि मान लीजिए कल उठ के आपके फैक्ट्री में आग लग गया या कोई भी एक्सीडेंट हो गया और ये आपका गुड्स, सपोज कीजिए ये गुड्स बर्बाद हो गया, गुड्स पूरा खराब हो गया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जो भी आपका गुड्स का वैल्यू, जो भी नुकसान हो गया, जो भी गुड्स आपका नुकसान हो गया, उतना वैल्यू आपको कंपनी दे देती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड गुड्स। इंश्योर्ड गुड्स मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास से अपने गुड्स का इंश्योरेंस लेके रखा है। तो सबसे पहला सिचुएशन हम लोग कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में आग लग गया और ये जो भी आपका गुड्स है, ये पूरा गुड्स, मान लीजिए आपका ये गुड्स पूरा जल गया, बर्बाद हो गया। ये जो भी 10,000 का गुड्स था ये पूरा जल के बर्बाद हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे पहला, क्योंकि ये 10,000 का आपका गुड्स पूरा लॉस हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके लिए लॉस हो गया। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे गुड्स का इंश्योरेंस था, तो आपको क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपका नुकसान हुआ है गुड्स का उसका आपको कंपनी पैसा देगी। तो इस केस में क्या होगा, सपोज कीजिए आपने जो भी गुड्स नुकसान हुआ उसके लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है आपका 10,000 का गुड्स नुकसान हुआ है, लेकिन हम आपको पूरा 10,000 नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 8,000 ही देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी, आपको बोली कि उन्होंने, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको 8,000 देंगे, बाकी का जो 2,000 है वो हम आपको नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 10,000 का जो गुड्स था जो हमारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, उस केस में हमको इंश्योरेंस कंपनी से तो 8,000 मिल गया, बट 2,000 का जो था वो क्या है, हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट केस था जहाँ पे हमने देखा था इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि हमारा 10,000 का गुड्स जल गया और उसमें 8,000 हमको कंपनी देगी और जो 2,000 था वो हमारा लॉस हो गया। तो जनरली इस केस में हमारा एंट्री क्या आएगा, अगर हमें इसे रिकॉर्ड करना है तो हम लोग जनरली इसकी क्या एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा आपको मिलना है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको लेना है, तो ये आपके लिए डेबिट हो गया 8,000, क्योंकि आपको कंपनी से पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा आपका डेबिट होगा आपका ये लॉस, क्योंकि ये लॉस है, ये आपका P&L में जाता है। तो दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपका यहाँ पे लॉस हो गया है वो डेबिट हो जाएगा 2,000 रुपया। और क्रेडिट क्या होगा, आपका जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट क्या करते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो 10,000 का आपका गुड्स है, जो ग्रॉस वैल्यू थी, वो आपकी जो गुड्स की ग्रॉस वैल्यू जल गई थी, वो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट में टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और डेबिट साइड में दो चीज़ें आएगी, सबसे पहले बात तो आपका इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट आ जाएगा जितना आपको कंपनी से लेना है, और दूसरा डेबिट आपका ये हो जाएगा जो भी आपका लॉस है। ठीक है, तो जनरली इसकी जर्नल एंट्री ये होती है, इसकी जर्नल एंट्री नॉर्मली ये होती है। तो इसी तरीके से इसी का हम लोग इफेक्ट्स नॉर्मली हम लोग एडजस्टमेंट्स में देते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे आपने देखा कि हमने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर को क्रेडिट किया है, और ये कहाँ जाता है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ये आपका जाता है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला इफेक्ट होगा, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको जो गुड्स का ग्रॉस वैल्यू, जो गुड्स का टोटल वैल्यू है वो लिखना होता है। जो हमारे केस में 10,000 हमारे गुड्स का वैल्यू है वो लिखना होता है। दूसरा इफेक्ट होगा कि आपका जो असेट साइड में आप इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करोगे, जितना आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, और बाकी का जो है आपका वो लॉस है वो आपको P&L में डालना है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट पे।
और समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आपका क्रेडिट साइड में आपका ग्रॉस अमाउंट जाएगा, जो भी गुड्स का वैल्यू आपका डिस्ट्रॉय हो गया टोटल अमाउंट जाएगा। जैसे हमारे केस में हमने लिखा था 10,000, तो हमारे गुड्स का वैल्यू कितना था 10,000, जो हमारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर सेकंड इफेक्ट होगा सबसे पहला होगा बैलेंस शीट में हम लोग असेट साइड में जितना भी हमको क्लेम मिलना है, क्लेम अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जो हमारे केस में था 8,000, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड इफेक्ट होगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जो भी आपका लॉस है, जो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, वो आपका यहाँ पे लॉस आ जाता है 2,000। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो टोटल आपका मैच हो जाएगा 10,000 इधर और यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग फर्स्ट केस में जो कि इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में हम लोग नॉर्मली इफेक्ट्स देते हैं। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में, जो कि अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। तो इसी एग्जांपल पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने गुड्स का इंश्योरेंस लिया था। मान लीजिए ये जो हमने इंश्योरेंस है, मान लीजिए हमने ये इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लिया था, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मुझे एक भी रुपया कंपनी से नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये जो 10,000 का जो गुड्स था ये पूरा ही मेरा लिए लॉस हो जाएगा। तो इस केस में नॉर्मली हम लोग क्या इफेक्ट देते हैं, इस केस में अगर मैं जर्नल एंट्री बोलूँ तो इस केस में सबसे पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस को अपन डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। कितना डेबिट करोगे 10,000, क्योंकि 10,000 पूरा ही आपका लॉस हो गया। आप यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला इंश्योरेंस से। दूसरा इफेक्ट होगा आपका टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000। तो ये जनरली या इसकी जनरल एंट्री हो जाती है इनकेस अगर आपकी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हमने देख लिया जहाँ पे गुड्स का इंश्योरेंस है, सेकंड केस हो जाता है जहाँ पे गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है। तो इसी का इफेक्ट्स हम लोग जनरली देते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे फिर से एडजस्टमेंट्स में, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये आपका जनरल एंट्री जो हमने पास किया था वही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट किया था और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो कि बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और वहाँ पे हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का इफेक्ट्स देते हैं, 2 इफेक्ट्स देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जो कि है गुड्स स्टोलन। गुड्स स्टोलन मतलब गुड्स चोरी हो जाना। तो उस केस में पहला इफेक्ट क्या होगा कि गुड्स चोरी हो गया मतलब मेरे लिए लॉस हो गया, तो पीएनएल में डेबिट जो होगा, तो पहला इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। दूसरा इफेक्ट होगा क्योंकि मेरे पास से गुड्स चला गया है, तो इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी आपके फैक्ट्री से गुड्स, जो भी आपके बिजनेस में से गुड्स जाता है, तो उसको आप क्या करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट गुड्स स्टोलन। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आपने कुछ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल, एज अ एडवर्टाइजमेंट। तो उस केस में क्या होगा, सेम आपका पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो जो भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं पीएनएल में। सेकंड इफेक्ट वही सेम आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में सारे आपके गुड्स के मूवमेंट होते हैं। जो भी गुड्स आपके फैक्ट्री से बाहर जाते हैं, बिजनेस से बाहर जाते हैं, वो सारे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि है गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये आपको समझना है। मान लीजिए आपके जो बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपके बिजनेस से कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। तो उस केस में हम लोग जनरली क्या इफेक्ट देते हैं, तो उस केस में लॉजिकली आप सोचो कि जर्नल एंट्री क्या आएगी। जब ये पार्टनर फैक्ट्री से गुड्स निकालते हैं, बिजनेस से गुड्स लेते हैं, तो उस केस में सबसे पहला चीज़ आता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कभी भी हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर जाता है तो हम लोग उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ने हमारे इस केस में पार्टनर्स ने गुड्स विड्रॉ किया है। तो पहला इफेक्ट तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में चला गया। नेक्स्ट इफेक्ट होगा कि इसमें आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि पार्टनर्स से आपको उतना पैसा लेना है, इसके लिए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट्स है वो देख लेते हैं फटाफट। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनरिकॉर्डेड परचेस का। अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब आपने कोई परचेस किया है लेकिन आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, उसका बुक्स में इफेक्ट्स नहीं दिया है। तो सिंपल आपको समझना है, आप जनरली परचेस की एंट्री पास कर रहे हो, तो उस केस में क्या एंट्री आती है, आपका परचेस अकाउंट डेबिट होता है टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे भी आपने गुड्स परचेस किया है क्रेडिट पे। तो पहला इफेक्ट तो श्योर है कि पहला इफेक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा, और इसमें आपको जो भी परचेज है टोटल परचेज में इसको आपको ऐड कर देना है। जो भी अनरिकॉर्डेड परचेज है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया पूरे साल भर में, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड टू द परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट होगा आपका
आपको इसको क्रेडिटर्स में ऐड कर देना है, ऐड टू द क्रेडिटर्स इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका लायबिलिटीज भी बढ़ेगा तो आपको क्रेडिटर्स को बढ़ाना होगा, इसके लिए हम लोग क्रेडिटर्स को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमिलर अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो जिस तरीके से आपका अनरिकॉर्डेड परचेस था उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स होगा तो आपको सबसे पहले बात तो कि जो भी आपका सेल्स है उसमें आपको ऐड कर देना है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो पहला इफेक्ट ये चला जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट जाता है कि आपने सेल्स किया है तो उस केस में आपको क्या होगा, उस केस में आपको पैसा लेना होगा डेटर्स से, तो वहाँ पे आपका डेटर्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स को यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, मतलब डेटर्स के बैलेंस में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट इफेक्ट चला जाता है, ऐड टू द डेटर्स इन बैलेंस शीट असेट साइड। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड और बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। सेम, ये दोनों के नेचर सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मान लीजिए आपको कोई बिल्स रिसीवेबल था और ड्यू डेट पे सपोज कीजिए वो बिल डिसऑनर हो गया, तो उस केस में हम लोग जनरली क्या इफेक्ट देते हैं। तो जनरली जब कभी भी कोई बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में जो डिसऑनर्ड अमाउंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स में ऐड कर देते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, वो बिल्स रिसीवेबल को एज अ डेटर्स ट्रीट करते हैं। तो जनरली उस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो मतलब हमने डेटर्स को डेबिट किया, मतलब डेटर्स को बढ़ा दिया। तो पहला इफेक्ट तो श्योर है कि आपको डेटर्स में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे एट द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड टू द डेटर्स इन द बैलेंस शीट असेट साइड। यहाँ पे आपको डेटर्स में उस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का अमाउंट ऐड कर देना है। नेक्स्ट होगा कि जो भी बिल्स डिसऑनर हो गए उतने बिल्स रिसीवेबल्स में से आपको उतना अमाउंट माइनस करना है। तो नेक्स्ट इफेक्ट होगा लेस द अमाउंट ऑफ बिल्स डिसऑनर फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। तो ये जनरली बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होने के जनरली दो इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला डेटर्स में आपको ऐड करना है और बिल्स रिसीवेबल में से लेस करना है, क्योंकि उतना अमाउंट डिसऑनर हो गया वो अभी आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट सिमिलर टू बिल्स रिसीवेबल आपका बिल्स पेएबल आ जाता है। सिमिलर टू बिल्स रिसीवेबल का जो आप इफेक्ट दिए उसी का उल्टा हो जाएगा। बिल्स पेएबल के केसेस में अगर कोई बिल्स पेएबल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में हम लोग बिल्स पेएबल में से अमाउंट हटा के उतना अमाउंट हम लोग क्रेडिटर्स में बढ़ा देते हैं। जैसा बिल्स रिसीवेबल में डेटर्स में बढ़ाते थे उसी तरीके से बिल्स पेएबल में हम लोग उतना अमाउंट को क्रेडिटर्स में बढ़ा देते हैं। तो पहला इफेक्ट तो सिमिलर आपका प्रीवियस जैसा ही हो जाएगा, आप क्रेडिटर्स में उसको अमाउंट को ऐड कर दोगे लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट होगा उतना अमाउंट आप बिल्स पेएबल्स में से लेस कर दोगे। तो ये दो इफेक्ट्स नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल और बिल्स डिसऑनर के नॉर्मली जनरली होते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लास्ट एडजस्टमेंट, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट का सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है, कमीशन टू पार्टनर्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तो जनरली क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए हमारे जो पार्टनर्स है उनको कोई कमीशन दे रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो उस केस में हम लोग क्या नॉर्मली इफेक्ट देंगे। सबसे पहला इफेक्ट तो जनरली आप सोचो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। जब कभी भी आप पार्टनर्स को कमीशन देते हो तो उस केस में क्या आप एंट्री पास करते हो। तो क्योंकि पार्टनर्स को आप कमीशन दे रहे हो, मतलब फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, ऑब्वियस है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स को आपको उतना पैसा देना है तो इसके लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो मतलब इसकी जनरल एंट्री आती है कमीशन अकाउंट डेबिट जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और नेक्स्ट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल। तो उसी तरीके से पहला इफेक्ट आपका पीएनएल में जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है, कमीशन फर्म के लिए खर्चा है, तो इसके लिए पीएनएल को डेबिट करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट आपका पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, या तो आप बोल सकते हो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो ये हमने देख लिया लास्ट एडजस्टमेंट भी, जो कि था कमीशन टू पार्टनर्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये जनरली हमने कुछ एडजस्टमेंट देख लिए जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे, जो जनरली आपके क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली ये एडजस्टमेंट्स आते ही है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कुछ बाकी के एडजस्टमेंट्स जो जनरली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आ भी सकते हैं क्वेश्चन में बट जनरली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए अभी हम लोग बाकी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं जो जनरली हम यहाँ पे आप देख सकते हो लेस इंपॉर्टेंट लिखा है। इसका मतलब ये नहीं लेस इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स भी कवर करने हैं। बट द थिंग इज दैट कि ये जो ऊपर में हमने एडजस्टमेंट्स कवर किए वो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। फिर अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अदर एडजस्टमेंट्स पे, ठीक है। एक एक करके समझते हैं कि बेसिकली क्या क्या इफेक्ट्स देते हैं हम लोग। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है। तो ये सेम आपके प्रीपेड एक्सपेंस जैसा ही है। सिमिलरली जैसा आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है उसी तरीके से सपोज कीजिए आपकी कोई इनकम है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली थी बट आपको आज के डेट में एज अ एडवांस मिल गया, आज के डेट में ही मिल गया, तो उसको आप लोग क्या जनरली कंसिडर करते हो। तो जनरली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का जनरली हम लोग क्या इफेक्ट देते हैं।
सबसे पहले बात, जो भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम रिकॉर्ड किया होगा उतने में से उतना आपको अमाउंट, प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेस कर देना है, क्योंकि ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ये आपका करंट ईयर का इनकम नहीं है, इसके लिए हम लोग इसे पीएनएल में नहीं ले कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने इनकम रिकॉर्ड किया होगा उसमें से आपको इतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेस कर देना है। इसके लिए जो भी आपका इनकम एडवांस में रिसीव हुआ है वो आपका पीएनएल के क्रेडिट साइड में से लेस हो जाता है। इसके लिए पहला इफेक्ट जाता है पीएनएल के क्रेडिट साइड में, जहाँ पे जो भी पर्टिकुलर इनकम होगा उसमें से आपको उतना अमाउंट लेस कर देना है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि ये आपका फ्यूचर का इनकम है, तो आप क्या करोगे, इसको आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, ना कि करंट ईयर के पीएनएल में जाएगा ये। तो इसके लिए हम लोग इसको लेस कर देते हैं इनकम में से। नेक्स्ट होता है, क्योंकि ये इनकम आपको एडवांस में मिल गया है तो मतलब आपके लिए तो ये लायबिलिटी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट होता है वो हम लोग लायबिलिटी साइड में कंसिडर करते हैं बैलेंस शीट में। तो नेक्स्ट इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी में, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आपको एडवांस में पैसा दे रहा है तो वो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि कल उठ के वो सामने वाला कभी भी अपना पैसा मांग सकता है, इसके लिए हम लोग उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, इनकम रिसीवेबल। सपोज कीजिए आपको कोई इनकम रिसीव करनी थी, वो हो गया आपका इनकम रिसीवेबल। ठीक है, इनकम रिसीवेबल में नॉर्मली क्या होता है आपका, सबसे पहले बात, क्योंकि इनकम है तो इनकम जाहिर सी बात है पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाता है, तो पीएनएल सबसे पहला इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो भी पर्टिकुलर इनकम होगा उसमें आपको ये अमाउंट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड टू द पर्टिकुलर अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम आपका सारा क्रेडिट में जाता है और डेबिट में आपका एक्सपेंस जाता है सारा। नेक्स्ट इफेक्ट होगा बैलेंस शीट का इफेक्ट। बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए असेट है, मुझे पैसा किसी से लेना है तो वो मेरे लिए असेट बन जाता है। ठीक है, अगर मुझे किसी को देना है तो उस केस में मेरी लायबिलिटी है, बट इस केस में रिसीवेबल है, मतलब हमको पैसा लेना है, तो दैट्स वाई वी विल ट्रीट इट एज अ असेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जहाँ पे है इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ 3 एडजस्टमेंट दिए गए हैं, तो एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, मान लीजिए कि जो आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लाया उसमें फॉर्म क्या कर रही है, उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो फॉर्म के लिए क्या है इंटरेस्ट, जब फॉर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर्स को तो फॉर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएनएल को डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स को हमको पैसा देना है, क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग। तो पहला तो इफेक्ट जाहिर सी बात है, पहला इफेक्ट आपके पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट होगा आपके पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये जनरली आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड का यहाँ पे 2 इफेक्ट्स हमने देख लिया। फिर उसके बाद जिस तरीके से हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, सपोज कीजिए पार्टनर्स ने फॉर्म से कुछ विड्रॉ किया है जिसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, तो उस केस में फॉर्म भी पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि मैं अगर किसी से पैसा ले रहा हूँ तो वो क्या हो गया, मेरे लिए इनकम हो गया। तो फॉर्म अगर इंटरेस्ट ले रही है पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे तो फॉर्म के लिए इनकम हो गया। तो पहला इफेक्ट तो पीएनएल में जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में जाएगा, तो पहला इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में तो ऑब्वियस है डेबिट तो आपका पार्टनर्स का कैपिटल ही होगा, क्योंकि फॉर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, तो जिससे हमको पैसा लेना है हम उसको डेबिट करते हैं। तो नेक्स्ट हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कैपिटल या तो करंट अकाउंट दोनों आप कंसिडर कर सकते हो। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द फॉर्म। ठीक है, सपोज कीजिए फॉर्म ने किसी एक्सटर्नल पर्सन से, कहीं बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है, तो उस केस में फॉर्म को क्या होगा, उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट जाहिर सी बात है फॉर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वहाँ पे हम लोग पीएनएल को डेबिट करेंगे। और जो भी वो एक्सपेंस है वो क्या है, हमको सामने वाले को रीपे करना होगा, वो जो कि हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। इसके लिए जो भी लोन अमाउंट होगा उसमें हमको क्या करना होता है, उतना इंटरेस्ट का अमाउंट हमको उसको ऐड कर देना होता है। तो नेक्स्ट इफेक्ट होगा ऐड टू द लोन टेकन, जो कि होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द फॉर्म। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। जिस तरीके से फॉर्म ने इंटरेस्ट दिया लोन पे, उसी तरीके से सपोज कीजिए फॉर्म ने किसी को लोन दिया, उस केस में फॉर्म को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फॉर्म ने किसी को लोन दिया तो उस पर फॉर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और वो इंटरेस्ट फॉर्म के लिए क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो एज अ इनकम होगा। तो इसके लिए पहला इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ये इनकम है मतलब हमको पैसा लेना है सामने वाले से, इसके लिए हम लोग उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने देख लिया। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट है जो सेम नेचर का है, जहाँ पे सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस केस में क्या हुआ है कि मान लीजिए आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वहां पे आपने गलती से उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी के ऊपर रिपेयर्स का खर्चा किया और आपने गलती से उसको क्या किया है, मशीनरी में डेबिट कर दिया, मशीनरी में ऐड कर दिया। तो उस केस में हम लोग नॉर्मली क्या इफेक्ट देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहला इफेक्ट होगा कि हमको उस रेवेन्यू में से लेस करना होगा पीएनएल के डेबिट साइड में। तो पहला इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में जाके आपको जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर्टिकुलर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें से उतना अमाउंट लेस कर देना है। नेक्स्ट इफेक्ट होगा कि जो भी आपका बैलेंस शीट है उसमें आपका जो भी असेट है, पर्टिकुलर असेट है, उसमें आपको उतना अमाउंट ऐड कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो उस केस में आपका क्या होगा, असेट की वैल्यू बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग असेट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, असेट की वैल्यू बढ़ा देते हैं बैलेंस शीट में। उसी तरीके से सेम आपका जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू ट्रीट किया, उसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है। रेवेन्यू को हम लोग ने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहला है कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि आपको उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा। तो इसके लिए पीएनएल के डेबिट साइड में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट जाएगा ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इफेक्ट होगा क्योंकि आपने गलती से कैपिटल में कंसिडर कर लिया है, तो उतना अमाउंट आपको कैपिटल में से लेस करना है, असेट में से लेस करना है। तो नेक्स्ट इफेक्ट होगा आपका बैलेंस शीट में, जहाँ पे हम लोग असेट की वैल्यू को उतने अमाउंट से लेस कर देते हैं। तो ये जनरली हमने देख लिया कैपिटल और रेवेन्यू वाला ट्रीटमेंट। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो लास्ट दो एडजस्टमेंट्स हैं हमारे। सबसे पहला है डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम लोग डेफर्ड एक्सपेंडिचर मतलब समझते हैं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एक हैवी एक्सपेंडिचर इनकर किया जिसका बेनिफिट आपको एक से ज़्यादा साल के लिए होगा। मान लीजिए आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के स्टार्ट में आपने एक बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया जिसका बेनिफिट नॉर्मली आपको 5 साल के लिए होगा। तो इसका मतलब आपने 5 साल का खर्चा आपने पहले साल में ही कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, इसको हम लोग बोलेंगे डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर का नॉर्मली हम लोग कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसे हम लोग सपोज कीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपने एक हैवी एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर किया जो बेसिकली 5 साल के लिए है, 5 ईयर्स के लिए, और आपने यहाँ पे अमाउंट कितना इनकर किया 50,000। तो ये क्या हो गया, ये आपका डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि डेफर्ड एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी आप हैवी एक्सपेंडिचर इनकर करते हो जिसकी आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। मतलब ये इसका नेचर एज अ रेवेन्यू है, बट आपको इसको फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलने वाले। तो यहाँ पे आपने 5 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया 50,000 रुपये। तो क्या अभी आप ये प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा 50,000 रिकॉर्ड करोगे? आंसर है नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस में आपका खाली करंट ईयर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाएगा, मतलब करंट ईयर में आपका कितना एक्सपेंडिचर बनता है उतना ही आपका पीएनएल में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी का अमाउंट आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। तो क्योंकि ये 5 साल का है तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 ये कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, इसको डिवाइड बाय करेंगे 5। तो यहाँ पे हमारा पर ईयर एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 10,000। मतलब हर साल मेरे को कितना लग रहा है खर्चा, 10,000 रुपया। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मेरे पीएनएल में खाली 10,000 जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में खाली मैं 10,000 ही रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा करंट ईयर का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। बाकी का जो बैलेंस है, बैलेंस 40,000, जिसे आप 1/4 भी बोल सकते हो, जो आपका 1/4 है, 1/4 प्रोपोर्शन, वो क्या होगा, वो आपका असेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपके लिए असेट है, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। इसके लिए हम लोग नॉर्मली डेफर्ड एक्सपेंडिचर में पहला ट्रीटमेंट क्या देते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं और खाली करंट प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम लोग डेबिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने 50,000 एग्जांपल में लिया, इसमें हम लोग पीएनएल को कितना डेबिट करेंगे, खाली 10,000 ही डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअल में हमारा साल का खर्चा कितना है, 10,000 ही है, जो क्योंकि 50,000 तो पूरे 5 साल का था, तो प्रोपोर्शनेट एक साल के लिए कितना था, 10,000। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग खाली 10,000 डेबिट करेंगे। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट 40,000 है वो हमारे लिए असेट हो जाता है, हम लोग उसको फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट है 40,000 का, उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ असेट ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए असेट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग डेफर्ड एक्सपेंडिचर का पहला इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में हम लोग खाली प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 10,000 था, और जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस अमाउंट होता है वो हमारा असेट हो जाता है, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में असेट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट छोटा सा एडजस्टमेंट है यहाँ पे, जो कि है रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूडेड इन द कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ हमारे रिसिप्ट्स थे
जो कि बेसिकली रेवेन्यू नेचर के थे, गलती से हमने उसको कैपिटल में कंसिडर कर दिया। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब आपने कुछ गुड्स बेचा और वहाँ पे आपने गलती से वहाँ पे एज ए सेल ऑफ मशीनरी दिखा दिया, तो उस केस में हम लोग क्या इफेक्ट देंगे? सबसे पहला इफेक्ट है, जाहिर सी बात है हमने सेल को कम रिकॉर्ड किया है, तो पहला तो हम लोग सेल्स को ऐड कर देंगे, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि सेल्स का अमाउंट आपको उतना बढ़ाना है, सेल्स में आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा इफेक्ट ये जाएगा कि आपको उसको यहाँ पे उस असेट को यहाँ पे आपको उतने अमाउंट से ऐड कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने असेट में से उतना अमाउंट लेस कर दिया होगा, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे उस असेट में उतना अमाउंट आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ताकि आपका जो असेट का बैलेंस वापस से सेम हो जाएगा। इसलिए जनरली यहाँ पे इसके दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहले बार जो भी सेल्स होगा उसमें आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, दूसरा होगा जो भी आपका असेट है उसमें आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरीके से नॉर्मली आपके जो बाकी अदर एडजस्टमेंट्स भी हमने कवर कर लिए। तो ये बेसिकली हमने देख लिया फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे हम आ जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में फिर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर लिए हमारे एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए गए हमने सारे एडजस्टमेंट्स को कवर किया और समझा कि नॉर्मली हम लोग क्या क्या इफेक्ट्स एडजस्टमेंट्स का देते हैं। और जनरली आपको एडजस्टमेंट्स में दो चीज़ें ध्यान देनी है, दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है कि हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा, एक होगा पीएनएल में एक इफेक्ट जाएगा और दूसरा होगा आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। दूसरा रूल आपको यहाँ पे याद रखना है कि जनरली जो भी एडजस्टमेंट है उसके आपको इफेक्ट्स को बाय हार्ट नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, सिंपल आपको लॉजिकली उस चीज़ को समझना है। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप सिंपल सोचिए कि उस एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको हर चीज़ें विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझना होगा। क्योंकि आप अगर ये एडजस्टमेंट्स को बाय हार्ट करने जाओगे तो सिंपल जाहिर सी बात है आप इसे आज नहीं तो कल भूल जाओगे, और जबकि आप इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके लॉजिकली चीज़ें समझ के करोगे तो आप इसे हमेशा याद रखोगे। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है एडजस्टमेंट में, पहला तो दो इफेक्ट्स, और दूसरा चीज़ें आपको सभी एडजस्टमेंट्स को विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझना है, ना कि कोई चीज़ों को आपको बाय हार्ट करना है। तो ये चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में देखा कि हमने सारे एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स के कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिडन एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको दिया गया हिडन एडजस्टमेंट, जो 7 हिडन एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो होप सो आपको हमारा लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जी हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा।